Good morning, students. I am Neeta Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। बेटा आज हम कक्षा छठी यानी क्लास 6 का पाठ 5 शब्द विचार हिंदी व्याकरण या रचना का पाठ 5 शब्द विचार पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में वर्ण विचार को पढ़ा था। अब वर्णों के माध्यम से शब्द का निर्माण कैसे होता है वो इस हम चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं शब्द विचार। 4 वर्ण समूह देखिए, तरबूज, तबरूज, तरजूब और तजबूर। पहला वर्ण समूह है तरबूज है। इसका एक अर्थ है, यह सार्थक वर्ण समूह है, इसे शब्द कहते हैं। अन्य वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं, ये शब्द नहीं है। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनको हम मिलाकर कोई ऐसा शब्द बनाते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यानी अगर शब्द की परिभाषा आपसे पूछ ली जाए तो आपको क्या बताना है कि वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वापिस से रिपीट करती हूँ कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्द के भेद देखिए कौन कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। शब्द सार्थक ही होते हैं, परंतु कुछ शब्द अपना अलग से कोई अर्थ नहीं रखते। वे किसी शब्द के साथ जोड़ा बनाकर प्रयुक्त होते हैं, अलग से उनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे देखिए चाय वाइन, चाय वाय, चाय के साथ हम लिखते हैं वाय, जबकि वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, बस हम उस शब्द के साथ ऐसे ही यूज में ले लेते हैं, लेकिन वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। वो क्या होता है? निरर्थक होता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। तो चाय वाय ये क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। वाय शब्द निरर्थक है और चाय शब्द सार्थक है। यस, वाय, चाय वाय में वाय का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए वाय शब्द क्या होगा? निरर्थक। जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द, और चाय का अर्थ होता है इसलिए वो सार्थक होगा। ऐसे देखिए मिठाई शिठाई, तो मिठाई शब्द है वो क्या होगा? सार्थक, और शिठाई शब्द क्या हुआ? निरर्थक। इस ऐसे ही अपन बोलते हैं साग वाग, तो साग शब्द का अर्थ होता है, वाग का कोई अर्थ नहीं होता। लोटा वोटा है ना, आटा वाटा, दाल वाल। सार्थक शब्दों के अनेक भेद होते हैं। अब निरर्थक शब्द तो अपने आप में निरर्थक होते हैं, तो उनका तो कोई भेद होते ही नहीं है। तो सार्थक जो शब्द हैं उनके भेद होते हैं, उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उनके 4 भेद होते हैं। एक तो स्रोत के आधार पर, स्रोत यानी यहाँ जहां से ये उठाए गए हैं, जहां से ये आए हैं। तो स्रोत का मतलब होता है उत्पत्ति या उद्गम स्थल, तो कहाँ से इनके उत्पन्न हुए हैं, मतलब शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उसके आधार पर। एक होता है रचना के आधार पर, रचना ही निर्माण, यानी हमने शब्दों को किस प्रकार निर्माण किया, शब्दों को कैसे बनाया, उसके आधार पर। नेक्स्ट देखिए प्रयोग के आधार पर, यानी हमने उसको शब्दों को कैसे प्रयोग में लिया, वाक्य में कैसे यूज लिया, उसके आधार पर। और अर्थ के आधार पर, किस प्रकार से हमने अर्थ के आधार पर इसके भेद अर्थ मतलब शब्द हमने जब बना लिए, उनको जगह जगह से जब हमारे पास आ गए तो उनको हमने वाक्य में कैसे प्रयोग किया, और अर्थ के आधार पर उनके क्या क्या अर्थ हमने निकाले। तो इस प्रकार से शब्द को, सार्थक शब्दों को कितने प्रकारों में, कितने भेदों में डिवाइड किया गया? 4 भेदों में। एक तो स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सर्वप्रथम हम भेद देखते हैं स्रोत के आधार पर। शब्द भेद, शब्द कहाँ से आए, किस भाषा ने उन्हें जन्म दिया, इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्द 4 प्रकार के हैं। मतलब किस प्रकार से, कौन सी भाषा से ये आए, कहाँ से ये इनका जन्म हुआ शब्द का। तो देखिए तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। 4 प्रकार के भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होंगे? 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। कौन कौन से होंगे स्रोत के आधार पर? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी।
स्रोत का मतलब क्या होता है, यानी इनका उद्गम स्थल, इनकी उत्पत्ति, इनका जन्म कहाँ से हुआ, उसके आधार पर शब्द भेद। तो स्रोत के आधार पर शब्द भेद होंगे, रचना के आधार पर होंगे, प्रयोग के आधार पर होंगे और अर्थ के आधार पर होंगे। और सर्वप्रथम हम क्या क्या पढ़ते हैं, स्रोत के आधार पर शब्द भेद पढ़ते हैं। तो स्रोत के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। सर्वप्रथम देखते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों काम में ले लिए जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम। तत् यानी उसके सम यानी समान, यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में एज इट इज प्रयोग में ले लिए जाते हैं, यानी ज्यों के त्यों काम में ले लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, सर्व, दम, कर्म, धर्म, गृह, मार्ग, पंच, तृण आदि। देखिए, सर्व, दंत, कर्म, धर्म, गृह, मार्ग, पंच, तृण आदि। यानी तत्सम शब्द कौन से होंगे, ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों काम में ले लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द सभी को समझ में आ गया होगा, यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जो हम अपन हिंदी में उनको बिना किसी चेंज करे हुए वैसे के वैसे काम में ले लेते हैं वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्दों से बिगड़ कर हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द। बिगड़ कर का मीन्स क्या है कि जो तत्सम शब्द है यानी जो संस्कृत के शब्द है उनको हिंदी में अपन थोड़ा सा चेंज करके काम में देते हैं। जैसे देखिए, सर्प को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, सांप। तो सांप तो क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, और सर्प क्या हो गया, हिंदी वो तत्सम शब्द हो गया। दंत संस्कृत में तत्सम भाषा में बोलते हैं दंत, और हम तद्भव में क्या होते हैं, दांत। देखिए, कर्म, कर्म है तत्सम शब्द है और इसको तद्भव में हम लिखते हैं काम। इसी तरीके से देखिए, गृह, गृह को हम बोलते हैं घर। इसी तरीके से देखिए, मार्ग, मार्ग को तद्भव में कहते हैं मग। पंच को बोलते हैं पांच, तृण को बोलते हैं तिनका। इस तरीके से संस्कृत के शब्दों को अपन हिंदी भाषा में थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा परिवर्तित करके काम में लेते हैं तो वो तो कहलाते हैं तद्भव शब्द। और एज इट इज संस्कृत के शब्दों को काम में ले लेते हैं तो वो कहलाते हैं अपने तद्भव शब्द। नेक्स्ट देखिए, अपने कुछ एक शब्द अपने वो दे रखे हैं तत्सम और तद्भव, वो हम देखते हैं। देखिए, तत्सम शब्द अंधकार का, तद्भव शब्द होगा अंधेरा। अम्बा का क्या होगा, अम्मा। अश्रु का आंसू, आम्र का आम, उल्लूक का उल्लू, कर्ण का कान, काक का कौवा, गर्दभ गधा, ग्राम गांव, घृत घी, चंद्र चांद, जिह्वा जीभ, दुग्ध दूध, धूम्र धुआं, निद्रा नींद, नृत्य नाच, पक्ष पंख, पत्र पत्ता, पितृ पिता, भिक्षा वीर, मक्षिका मक्खी, मुख मुंह, मृतिका मिट्टी, रात्रि रात, वधु बहू, शर्करा शक्कर, सूर्य सूरज, क्षेत्र खेत। तो इस प्रकार कुछ तत्सम शब्दों से हमने क्या बनाए, तद्भव शब्द बनाए। इसी तरीके से देखिए, देशज शब्द देखते हैं। देशज यानी हमारी आम बोलचाल में, क्षेत्रीय भाषा में, जैसे हम भारत देश में हमें हिंदी बोली जाती है, लेकिन अलग अलग जो प्रांत होते हैं, कहीं पर जैसे मारवाड़ी भी बोली जाती है, कहीं पर राजस्थानी बोली जाती है, कहीं पर हरियाणवी भी बोली जाती है। तो उन आम बोलचाल की भाषाओं से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, लड़का, पेट, थैला, लुटिया, खटिया, चरखा, झोला, झाड़ू, पगड़ी, झोपड़ी, ये शब्द क्या होते हैं, हमारी आम बोलचाल भाषा के शब्द होते हैं। अब जैसे जो पानी पीने का पात्र है उसको लोटा, लुटिया, खटिया, चारपाई को बोल देते हैं खटिया। अब वो खटिया शब्द क्या, हमारा देशज शब्द, उसको हमने किस में प्रयोग ले लिया,
हिंदी भाषा में कई बार रचनाओं में प्रयोग ले देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए विदेशी शब्द। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो अंग्रेजी, फारसी, अरबी, चीनी और पुर्तगाली भाषाओं से आए हुए हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी यानी जो अपने देश के नहीं, ऐसे शब्द जो हमारे भारत देश के न होकर अन्य विदेशी भाषाओं से हमारे देश में आ गए हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द। जैसे देखिए अंग्रेजी, फारसी, अरबी, चीनी और पुर्तगाली भाषा से कुछ शब्द हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे देखिए मशीन, आलू, स्टेशन, आदमी, मालिक, दरोगा, चाकू, चाय आदि। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी में देखिए आपने आजकल पढ़ा होगा, एक तो अंग्रेजी के शब्द जैसे स्टेशन, कॉलेज, कॉफी, मास्टर, ये वाले शब्द सारे, प्रोफेसर, ये वाले शब्द सारे क्या होंगे? अंग्रेजी के शब्द होंगे। इसी तरीके से कुछ एक शब्द होते हैं जो जिनके नीचे हमें नुक्ता लगा हुआ होता है। आपने कभी देखा है नुक्ता लगा हुआ? जैसे देखिए जैसे ये जो है और जय, इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ये नुक्ते लगाते ही हम समझ जाते हैं कि ये अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं। और कुछ एक अंग्रेजी के शब्द भी होते हैं जिनके नीचे ये लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके ज और फे वाले शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? अरबी भाषा से लिए गए हैं। लेकिन कुछ एक अंग्रेजी के शब्द भी होते हैं, जैसे ऑफिसर, तो फ के नीचे नुक्ता लग जाता है, लेकिन ऑफिसर शब्द अंग्रेजी का शब्द है, OFFICER, ऑफिसर का आपको पता लग जाएगा कि ये ऑफिसर क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो विदेशी भाषाओं से जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर हमने शब्दों को 4 पार्ट में डिवाइड किया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। एक बार फिर से बताती हूँ, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द, ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बिना चेंज किए हुए हिंदी भाषा में प्रयोग में ले लेते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। और ऐसे शब्द जिनको, ऐसे तत्सम शब्द जिनको परिवर्तित करने के साथ, मतलब किसी परिवर्तन के साथ हम हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं, वो कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द। देशज शब्द क्या कहलाते हैं? हमारी आम बोलचाल की भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशी भाषाओं में ऐसे शब्द होते हैं जो अन्य भाषाओं से हमारे भारत देश में, अन्य देशों विदेशों से हमारे भारत देश में आ चुके हैं, जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी, चीनी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में आए हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार के भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 पार्ट्स होते हैं, तो रूढ़, एक यौगिक और एक योग रूढ़। ये आप ध्यान से सुनना बेटा, कि रचना के आधार पर हमने शब्दों को कैसे बनाया, कैसे उनका निर्माण किया, कैसे उनकी रचना करी। तो इसके आधार पर हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सर्वप्रथम हम देखते हैं रूढ़। जो शब्द हिंदी भाषा में शुरू से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होने लगे, वो टुकड़े करने पर जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब जैसे मान लो अभी आपने प्रश्न पूछा था चाय वाला, चाय शब्द पर्टिकुलर चाय के लिए ही यूज में आता है। अब चाय शब्द के अगर हम टुकड़े कर दे, चा को अलग कर दे, य को अलग कर दे, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, इसलिए वो शब्द क्या कहलाता है? रूढ़। वो शब्द क्या कहलाता है? रूढ़। अब मैं बोल दूं चाय पत्ती, चाय पत्ती बोल दूं, तो वो शब्द क्या कहलाता है आपका? वो आपके यौगिक शब्द कहलाएगा, यानी 2 शब्दों को मिलाकर आपके एक शब्द बना, क्या बना? चाय पत्ती। ठीक है, यानी चाय की पत्ती, पत्तियां यानी लीव्स, चाय यानी चाय, यानी चाय की पत्ती, चाय पत्ती हो गई। देखिए गुड़ शब्दों में गधा, घोड़ा, कुत्ता, आज, कल, यहाँ, वहां, तब, घर, पेड़ आदि ही शब्दों के टुकड़े करने पर इन शब्दों के कोई भी अर्थ नहीं निकलते। जैसे घोड़ा में न तो घो शब्द का कोई अर्थ निकलता है और न ही ड़ा का अर्थ निकलता है, परंतु दोनों मिलकर किसी एक विशेष शब्द यानी पशु के लिए रूढ़ हो गए हैं, यानी किसी विशेष अर्थ को ही प्रकट करते हैं। अलग अलग होने पर कोई इसका मीन्स नहीं होता, लेकिन जब ये साथ में मिल जाते हैं तब रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ का मतलब किसी विशेष शब्द के लिए ही प्रयुक्त होते हैं।
नेक्स्ट देखिए आप, यौगिक शब्द, दो अथवा दो से अधिक सार्थक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था चाय और चाय पत्ती वाला, तो चाय रूढ़ शब्द था, चाय पत्ती दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया था तो यौगिक था। इसी तरीके से देखिए नील कमल, नील यानी नीला, कमल यानी कमल, नीले रंग का कमल क्या हो गया, नील कमल। तो ये यौगिक शब्द हो गया, दो ऐसे शब्द जिनका अलग अलग भी अर्थ निकलता है, नीला यानी नीले रंग का, कमल यानी कमल का पुष्प। तो इनका जब शब्दों को हम तोड़ते हैं तो इनको अलग अलग करने पर भी ये सार्थक होते हैं, इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, सार्थक यानी कि इनका अर्थ निकलता है। तो जब हम इन शब्दों को तोड़ते हैं तो इनका भी कोई ना कोई अर्थ निकलता है, कोई ना कोई मीन्स निकलता है। और जब ये एक हो जाते हैं तो एक अलग अर्थ प्रकट कर, दोनों मिलकर एक अलग ही अर्थ प्रकट, जैसे नील कमल यानी नीले रंग का कमल, लोक सेवा लोगों की सेवा, लोक यानी लोगों सेवा यानी सेवा करना, लोगों की सेवा करना। तो वे सभी शब्द आधिकाधिक शब्दों के योग से बने हैं। जैसे लोक और सेवा दोनों को मिला दिया जाए तो एक पूरा कंप्लीट वर्ग शब्द बन जाता है लोगों की सेवा। योग रूढ़ शब्द, जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक, यौगिक ही होते हैं एक तरीके से, यानी दो शब्दों से मिलकर ही बने होते हैं, पर वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे देखिए गुलाब जामुन का सामान्य अर्थ है गुलाब और जामुन, गुलाब जामुन शब्द है, देखिए गुलाब यानी गुलाब का फूल, जामुन यानी खाने वाला जो फल होता है जामुन, और इसका विशेष अर्थ क्या है, एक मिठाई का नाम है गुलाब जामुन, है ना। तो ये योग रूढ़ शब्द हो गया, यानी किसी पर्टिकुलर किसी एक शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला। अब देखिए आपने ऊपर देखिए यौगिक शब्द में देखा था नील कमल, यानी नील यानी नीला, कमल यानी कमल, नील कमल। तो इस पूरे शब्द का हमने दोनों को मिलाकर एक अर्थ बना दिया, यानी शब्दों से मिलकर अर्थ बना है ये नील कमल, नील कमल। तो इन दोनों को मिलाया तो भी नील कमल यानी नीले रंग का कमल। लेकिन योग रूढ़ में गुलाब और जामुन दोनों को मिलाया तो गुलाब, गुलाब यानी पेड़ मतलब पौधा, फ्लावर यानी रोज, तो रोज जैसा फल, रोज जैसा फल थोड़ी ना होगा इसका अर्थ, यानी गुलाब जामुन का मतलब क्या हो जाएगा, एक मिठाई। तो ये योग रूढ़ हो गया, यानी दो शब्द आपस में जब मिले तो उनके मिलने से उनका जो अर्थ निकला ना वो रूढ़ हो गया, यानी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला हो गया। जैसे देखिए हिम प्लस आलय, हिम यानी क्या होता है बर्फ, आलय यानी घर, बर्फ का घर, कौन सा होता है बर्फ का घर, ऐसे तो बर्फ के घर इग्लू भी होता है, वो भी बर्फ का ही बना हुआ होता है, पर उसको हम हिमालय तो नहीं बोलते। हिमालय किसके लिए प्रयोग में आता है, एक पर्वत के लिए। तो हिमालय शब्द क्या हो गया, एक विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला हो गया हिमालय शब्द। इसी देखिए इसी तरीके से देखिए पंकज, पंख प्लस जय, देखिए पंख प्लस जय, पंख यानी कीचड़, जय यानी जन्म लेने वाला, जो कीचड़ में जन्म लेता है वो क्या कहलाता है, पंकज। तो कीचड़ में जन्म लेता है, ऐसे तो बहुत सारी वनस्पति बहुत सारे जीव जंतु होते हैं वो कीचड़ में जन्म लेते हैं, पानी में कीचड़ होता है, कीचड़ में बहुत सारे जानवर जन्म ले सकते हैं, पर पंकज के नाम से हम किसको जानते हैं, फ्लावर को जानते हैं ना, कौन से फ्लावर को, कमल को। तो कमल को हम किसके नाम से जानते हैं, पंकज। तो पंकज शब्द विशेष अर्थ के लिए प्रकट हो गया, जबकि ये बना कैसे, यौगिक शब्दों से, यानी दो शब्दों को मिलाकर बनाए, पर ये शब्द क्या हो गया, रूढ़ हो गया। इसी तरीके से देखिए एक दंत, एक प्लस दंत, अब एक प्लस दंत, ये दो शब्दों से मिलकर बना एक दंत, एक दांत वाला। ऐसे तो छोटा बच्चा है उसके जब दांत उगते हैं तब उसके एक ही दांत होता है, इसका मतलब वो एक दंत थोड़ी ना हो गया, दांत आने स्टार्ट होते हैं तब फर्स्ट दांत आता है तो वो एक दंत थोड़ी ना कहलाएगा। एक दंत के नाम से हम किसको जानते हैं, भगवान गणेश को जानते हैं, तो विशेष अर्थ प्रकट हो गया। इसी तरीके से देखिए नीलकंठ, नीले रंग का है जिसका कंठ, ऐसे तो मोर है, मोर का कंठ भी नीला होता है, वो मोर का जो कंठ होता है वो नील वर्ण का होता है, तो इसका मतलब वो नीलकंठ तो नहीं हो गया, नीलकंठ किसको जानते हैं हम, भगवान शिव को। तो ये क्या हो गया, विशेष अर्थ के लिए शब्द है वो आपस में मिले पर विशेष अर्थ को प्रकट करने लग गए, तो ये आपके क्या कहलाए, योग रूढ़ शब्द कहलाए। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं, अर्थ के आधार पर शब्द हैं और
पाठ्य पुस्तिका के अभ्यास प्रश्न, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपका कल का होमवर्क है कि आप जो ये अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न हैं वो अपने हिसाब से एक बार फिल करना पेंसिल से, ताकि हम कल जब क्लास में इसको रिवीजन करें तो आप अपना मिलान कर सको और आपके मतलब टेस्ट हो पाए कि आपने कितना आज लर्न किया। ओके, बाय बाय।